प्रेसिडेंट रूल आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा, चर्चा भी होती है कि फलां राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। तो आज हम उसी राष्ट्रपति शासन की बात करेंगे कि राष्ट्रपति शासन कब लागू होता है, किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, संविधान ने इसकी क्या सीमाएं तय की हैं, क्या प्रभाव होता है और किन किन राज्यों में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा और कौन कौन सी सरकार ने कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाने की घोषणा करवाई। मेरा नाम गोपाल अग्रवाल है और आप गोपाल अग्रवाल लर्निंग चैनल पर हैं। आज का विषय है राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन हमारे संविधान के भाग 18 अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का प्राविधान किया गया है। ये संविधान की आपात परिस्थितियों का जिक्र है। आपात परिस्थितियों का मैं कुछ स्पष्ट कर दूं। हमारा भारत का संविधान संघात्मक है, यानी कि राज्यों की अपने प्रशासनिक अलग स्वतंत्र कार्यप्रणाली है और एक केंद्र है जो एक कोऑर्डिनेटर के रूप में आप मान सकते हैं कार्य करता है। परंतु जब आपात स्थिति लगती है अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक, तो आपात परिस्थिति में वो संघ वाला जो स्ट्रक्चर है हमारे भारत का, वो एकात्मक हो जाता है, यानी कि यूनियन सब प्रशासन अपने हाथ में ले सकती है। तो आपात परिस्थितियों में ही प्रेसिडेंट रूल का भी प्राविधान है अनुच्छेद 356 आर्टिकल 356 में। तो राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाएगा, तो वहां लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि राज्य की परिस्थितियां, देखिए ध्यान से समझ लीजिएगा, राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि फला राज्य की परिस्थितियां या फला राज्य में संवैधानिक प्रक्रिया भंग हो रही है या वहां की सरकार ठीक से कार्य नहीं कर पा रही है, तो इसको बोलते हैं संवैधानिक तंत्र का टूट जाना। तो जब संवैधानिक तंत्र का टूटने की बारे में राष्ट्रपति जी को समाधान हो जाए, समाधान कैसे होगा, यह समाधान राष्ट्रपति जी को किस प्रकार होगा, तो समाधान किसी भी प्रकार से हो सकता है, राज्यपाल की रिपोर्ट से भी हो सकता है या अन्यथा भी हो सकता है। और समाधान का अर्थ क्या है, राष्ट्रपति जी की समाधान का अर्थ क्या है, टेक्निकल अगर लैंग्वेज में देखें तो इस समाधान का अर्थ है मंत्री परिषद की समाधान, मतलब केंद्र की, सेंट्रल की कैबिनेट सुझाव देती है राष्ट्रपति जी को कि वहां राष्ट्रपति शासन लागू करना है, तो इनडायरेक्टली ये सेंट्रल की कैबिनेट का समाधान है। तो एक तो मैंने बताया संवैधानिक प्रक्रिया का टूट जाना। दूसरी चीज क्या है कि यदि ये लगता हो कि अनुच्छेद 256 आर्टिकल 256 और 257 के अंतर्गत, यानी कौन से आर्टिकल है, इन आर्टिकल में राज्य केंद्र की अपनी विधियां हैं, परंतु राज्य केंद्र की बनाई हुई विधियां यानी पार्लियामेंट ने जो नियम कानून बनाए हैं उनमें कहीं अड़चन या उस कार्यप्रणाली में कहीं अड़चन पैदा कर रही है, तो भी ये राष्ट्रपति शासन लगने की सिफारिश की जा सकती है। राष्ट्रपति शासन का प्रभाव क्या पड़ेगा और कब तक लागू रहेगा, तो पहली तो इसमें यह बताया गया है कि ये उद्घोषणा प्रोक्लेमेशन, जब समाधान हो गया, प्रोक्लेमेशन किया, घोषणा की गई है, तो घोषणा कब 2 माह के अंदर इसका संसद से अनुमोदन होना है, संसद के दोनों सदनों से, और दोनों सदनों का साधारण बहुमत इसका अनुमोदन कर देगा। तो संसद के 2 माह के अंदर अनुमोदन नहीं होगा तो वो उद्घोषणा स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। अब यदि कंडीशन आती है कि संसद सत्र में ना हो या संसद भंग हो गई हो, दोनों कंडीशन हो सकती है। मैं एक चीज बीच में और स्पष्ट कर दूं कि हमारे राज्यों में, भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग सकता है, परंतु केंद्र में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। केंद्र में संसद भंग हो सकती है, परंतु वहां कार्य सरकार ही करेगी। एक कार्यवाहक सरकार तो हो सकती है, राष्ट्रपति वहां डायरेक्टली प्रेसिडेंट प्रशासन अपने हाथ में नहीं ले सकते। तो अब जो कंडीशन बता रहा था संसद की, संसद का सत्र ना हो या भंग हो गई हो, तो
2 माह के अंदर, अब 2 माह के अंदर चुनाव होकर नहीं आ पाते हैं, तो उस परिस्थिति में 2 माह के अंदर राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, राज्यसभा से अनुमोदन होगा और पुनर्गठित संसद, यानी कि संसद, नई जो संसद बन के आएगी पुनर्गठन के बाद, उनकी पहली मीटिंग, पहली सभा के 30 दिन के अंदर अंदर पुनर्गठित लोकसभा को अनुमोदन करना होगा। यदि अनुमोदन नहीं होता है तो वो घोषणा स्वतः ही भंग, समाप्त हो जाएगी शासन। दोनों सदनों के अनुमोदन के बाद राष्ट्रपति शासन 6 माह तक अधिकतम चल सकता है, और यदि 6 माह में फिर नहीं स्थिति बनती है तो 6 माह और बढ़ाया जा सकता है, परंतु उसके लिए पुनः लोकसभा का अनुमोदन चाहिए। अब यदि 6 माह 2 बार बढ़ चुके हैं, साल पूरा हो गया है, तो फिर अनुमोदन कब होगा? तब 2 कंडीशन है अनुमोदन की, कि अवधि 1 वर्ष से ऊपर जा सकती है। पहली कंडीशन, आर्टिकल 352 अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लगा हुआ हो राज्य में या किसी और भाग में, या दूसरी कंडीशन, चुनाव आयोग ये प्रमाणित करे कि उस फला राज्य में, प्रश्नगत राज्य में परिस्थितियां चुनाव कराने की नहीं बन पा रही हैं, इसलिए। तो इन 2 शर्तों में, ये मूल संविधान में नहीं थी। जब 6 माह के 2 बार राष्ट्रपति शासन को बढ़ाए जाने की प्रक्रिया के बाद यदि आगे बढ़ाना हो, तो आगे बढ़ाने की सीमा जो मूल संविधान में उसमें तय नहीं थी। 44वें संशोधन में आर्टिकल 356 में एक अमेंडमेंट करके, संशोधन करके क्लॉज 5 जोड़ा गया, जिसमें व्यवस्था की गई कि किन हालातों में, ये 2 साल से जो मैंने बताया दोनों हालात, उन हालातों में 2 साल से 1 साल से अधिक समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। परंतु अनुमोदन का वही प्रक्रिया है कि पार्लियामेंट से अनुमोदन होना है, दोनों सदनों से। लोकसभा अगर नहीं है, सत्र नहीं चल रहा है, विघटन में है, तो राज्यसभा अनुमोदन करेगी, और लोकसभा के जैसे ही बैठेगी, लोकसभा की पहली मीटिंग, पुनर्गठित लोकसभा की पहली मीटिंग के 30 दिन के अंदर उसको वहां से अनुमोदन कराना पड़ेगा, और अनुमोदन नहीं हो पाता है तो घोषणा स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। जुडिशियल रिव्यू, मूल संविधान में प्रेसिडेंट रूल के डिक्लेरेशन राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा का जुडिशियल रिव्यू नहीं था। 44वें संशोधन में ये डाला गया। इसमें 2 रीजन दिए गए हैं रिव्यू करने के लिए। उसमें लिखा हुआ है, राष्ट्रपति का समाधान अनुचित या सद्भावना में न हो या पूरी तरह बहा या असंगत कारणों पर आधारित है। यानी कि कोर्ट रिव्यू कर सकेगी कि राष्ट्रपति का जो समाधान था वो असंगत तो नहीं है, और दूसरी चीज है कि जो सामग्री है वो पर्याप्त है कि नहीं। जिन बातों से राष्ट्रपति जी को समाधान हो रहा है, राष्ट्रपति शासन लगाना है, जिस सामग्री से हो रहा है, तो वो सामग्री पर्याप्त है कि नहीं। यहाँ बीच में मैं एसआर बॉम्बे केस को जरूर लेके आऊँगा, क्योंकि बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है एसआर बॉम्बे केस में। एसआर बॉम्बे कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। ये रेफरेंस के लिए बता दूं, आजकल जो मुख्यमंत्री जी हैं उनके पिता थे श्री वसवराज बॉम्बे, इन्हीं के पुत्र हैं। वो मुख्यमंत्री श्री बॉम्बे जी के, एसआर बॉम्बे जब मुख्यमंत्री बने तो शपथ लेने के 2 दिन बाद एक एमएलए ने एक पत्र दिया राज्यपाल जी को और कहा कि मेरा समर्थन नहीं है, और उस पत्र के साथ उन्होंने 19 एमएलए को सहमति और दिखाई कि इसमें 19 एमएलए भी हैं। राज्यपाल जी ने राष्ट्रपति जी को रिपोर्ट भेजी कि सरकार बहुमत खो चुकी है और इसलिए राष्ट्रपति शासन लगा देना। श्री बॉम्बे अदालत गए, मामला हाईकोर्ट गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, और 1994 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया।
9 न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ ने ये फैसला दिया है और बहुत महत्वपूर्ण फैसला है ये। इस फैसले को देखें। इस फैसले में उन्होंने स्पष्ट किया था कि कोर्ट राष्ट्रपति शासन की घोषणा का जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। किन कारणों से करेगी बताया था कि असंगत ना हो। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है जो कोर्ट ने डिसाइड किया कि बहुमत है या नहीं है, यह फैसला राजभवन से नहीं विधान सभा से होगा। ये महत्वपूर्ण चीज है, इसको ध्यान रखना। राजनीति के जितने विद्यार्थी है वो समझे इस बात को कि बहुमत का फैसला केवल और केवल विधान मंडल यानी कि विधान सभा में ही तय होगा, उसके राजभवन में ये तय नहीं हो सकता। उच्चतम न्यायालय ने श्री एस.आर. मुंबई की बर्खास्तगी को गलत करार दिया। अब हम आते हैं कि आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो उसके क्या प्रभाव होते हैं। राष्ट्रपति शासन लगने पर राष्ट्रपति राज्य सरकार के कोई या किसी कार्य को अपने हाथ में ले सकते हैं। राज्यपाल या किसी अन्य निकाय अधिकारी में नेतृत्व शक्तियां अपने हाथ में ले सकते हैं। वहां पर जो वहां की कोई भी संवैधानिक संस्था है उसके कार्यों को भी वो अपने हाथ में ले सकते हैं। परंतु एक चीज स्पष्ट है इसमें कि किसी भी दशा में जुडिशियल पावर अपने हाथ में नहीं आएगी। जो राज्य की जो उच्च न्यायालय है उसकी शक्तियों को राष्ट्रपति जी नहीं ले सकते हैं। राष्ट्रपति जी राज्य के खर्चे के लिए निधि से पैसा ले सकते हैं, विधि बना सकते हैं, अध्यादेश लागू कर सकते हैं और पार्लियामेंट भी संसद में उस संबंधित राज्य के लिए कानून बना सकती है। तो क्षेत्र 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के बाद बनी गई विधियां स्वयं समाप्त नहीं होती। या तो संबंधित विधानमंडल या संसद से जब तक वो संशोधित ना कर दी जाए या समाप्त ना कर दी जाए वे लागू रहती हैं। मैं राष्ट्रपति शासन से संबंधित जितने मुख्य बिंदु थे मैंने आपको बताए हैं। अब अंत में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस किस राज्य पर कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा, कौन कौन सी सरकार ने राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन दिया। ये पूरी सूची आपके स्क्रीन पर अब आपके सामने आ जाएगी। एक निवेदन और भी करूंगा। मैंने बहुत साधारण शब्दों में राष्ट्रपति शासन की व्याख्या की है। साधारण शब्दों में मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसका लाभ कानून के विद्यार्थी तो ले सकते हैं, परंतु आम व्यक्ति और खास तौर से वो व्यक्ति जो राजनीति करने में इच्छा रखता है, राजनीति करना चाहता है, उनको सामान्य जानकारियां अवश्य होनी चाहिए। आप लोग समझ सकते हैं कि 70 के दशक में राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देती थी और संबंधित विधियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां देती थी।